बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहाल मास खान और मैं हूं अनवार खाबर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं आम खबर से। मुल्क में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जनवरी में महंगाई की शरह 12.96% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। सालाना बुनियादों पर कुकिंग ऑयल 54.33% महंगा हुआ। जनवरी में सालाना बुनियादों पर बिजली चार्जेस 56.20% बढ़े। मोटर फ्यूल की कीमत में 36.22% इजाफा हुआ। जुलाई तक जनवरी महंगाई की औसत शरह 10.26% रही। और अभी आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतें मजीद बढ़ा दी गई हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी, कुकिंग ऑयल समेत मुताबिद अशिया महंगी कर दी गई हैं। कुकिंग ऑयल 75 रुपये फी लीटर, घी 66 रुपये फी किलो, बच्चों का 400 ग्राम दूध 30 रुपये तक महंगा कर दिया गया। साबुन, शैम्पू, सर्फ, टूथपेस्ट, मशरूबात समेत दीगर रोजमर्रा की अशिया की कीमतें भी बढ़ा दी गईं। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इतलाक फौरी तौर पर होगा। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। एमक्यूएम के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक उनका हक पहुंचाने के लिए हनीफ सूरती ने अपनी एक आग की जो कुर्बानी दी है, जो सदाकत की हड्डियां टूटी हैं इस रास्ते में चंद दिन पहले, किशोरवाजी को जो डंडे पड़े हैं उस दिन, इस रास्ते में राना अंसारबाजी से लेकर वो 20-25 मेरी बहनें जिन्हें जख्मी कर दिया गया, उन सबको भी सलाम है और मुबारकबाद है। और साथ में आज के दिन, उस दिन के शहीद, पाकिस्तान में इख्तियार की जद्दोजहद के शहीद असलम भाई को भी याद करने का दिन। इसी से जुड़ी हुई हमारी जद्दोजहद खलीलुर रहमान टंडोलायर के साथी के शहीद साथी की भी मरहून मिन्नत है। हम सबका शुक्र अदा करते हैं। मैं एमक्यूएम के तमाम कारकुनों, तमाम जिम्मेदारों और एमक्यूएम के तमाम वोटर्स, तमाम सपोर्टर्स समेत सिंध के शहरी इलाकों के लोगों से खुसूसन कहता हूं कि यह आज का दिन जश्न का मुतकादी नहीं है, शुक्र का। सजदा शुक्र वाजिब है। हमारा आज के दिन ये अज़्म है कि हम सिंध में बसने वाले तमाम लोगों को इस कामयाबी में शरीक करना चाहते हैं। उनके साथ मिलकर वो ख्वाब, मुश्तरका ख्वाब देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में फैले हुए उन 98% पाकिस्तानियों की जीत आज हुई है। हम उनको अपनी इस फतह के साथ शरीक देखना चाहते हैं। आज के इस फैसले में आला अदालतों ने, हम पहले भी कई बार कहते रहे कि हमें ये इत्मीनान रहा है कि भला आखिर देर से ही बिला आखिर हमें आला अदालतों से इंसाफ मिलते रहे हैं। आज का दिन उसका यादा कर रहा है। ये मुकम्मल फैसला जिसमें पाकिस्तान की आवाम को सब कुछ दे दिया गया है, अब इस शहर में और सिंध के तमाम शहरों में भी जो भी मेयर आएगा, हमारा उसके लिए तोहफा है, चाहे किसी भी जमात को। हमारी जानिब से ये ताकत है जो उसको फराहम कर दी गई है। हमें कहने की इजाजत दीजिए कि हमने अपना वादा किया है, वादा पूरा किया। हमने अपना वादा पूरा किया है। अदालतों ने अपना फर्ज पूरा किया है। अब सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसमें फौरी तौर पर फैसला किया जाए। मैं उनको ये मशवरा दे रहा हूं, अदालतों के फैसले के सामने ना खड़े हो। मैं उनको मुतनब्बे कर रहा हूं, आम पाकिस्तानियों के हक पर डाका डालने की मजीद कोशिश ना कीजिए। अदालतों ने फैसला कर दिया है, रोड पे आने के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए कौम को मजबूर मत कीजिए। लोग एमक्यूएम के डेवोल्यूशन के ख्वाब का जो एक संगे मील था, 18वीं तरमीम, उसमें से किरदार पर अक्सर सवाल उठाते हैं। आपके जरिए मैं कौन से पूछना चाहता हूं,
जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों 18वीं तरमीम के लिए थे तो हम हिस्सा ना लेते तो आर्टिकल 140A हमने एक तरफ हुक्मरानों ने अपनी मर्जी की चीज मांगी थी और हमने पाकिस्तान अवाम के लिए उसका हक मांगा था। अल्लाह का शुक्र है, सदर शुक्र कि वो जो हक मांगा गया था, जो इंसाफ मांगा गया था, आज आला अदालतों ने हमको भी और पूरे पाकिस्तान को भी, नजरिए पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान के फख्र को भी, पाकिस्तान की आबरू को भी, इज्जत को भी सुरखरू किया है। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें तफसीली जजमेंट मौजूद है जिसकी डिटेल में जाना मेरा ख्याल है इतना ज़रूरी नहीं है। और आज के फैसले ने 2013 के अवाम दुश्मन आइन से मुतसादिम हुक्मरानों की ख्वाहिश के मुताबिक एक्यूमुलेशन ऑफ पावर और सिंध के शहरी इलाकों बल्कि पूरे सिंध के आम लोगों को गुलाम बनाने का जो नुस्खा था उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। 2021-22 की तरमीम अदालतों ने आज उसको खत्म करके जहन्नम मिसाल किया। नवाज शरीफ की तिब्बी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से नवाज शरीफ की 3 सफ़हात की रिपोर्ट जमा कराई गई। रिपोर्ट में कहा गया डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र करने से रोक दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुस्लिम लीग नून के कायद अभी शदीद जहनी दबाव में है। नवाज शरीफ इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। नवाज शरीफ एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से ना जाएं। इस बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे, हमारे नुमाइंदे शुएब अली हमारे साथ हैं। शुएब, बताइएगा मेडिकल रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई है, जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफर करने से रोक रखा है। नवाज शरीफ एंजियोग्राफी करवाए बगैर लंदन से ना जाएं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ अपनी अद्वियात जारी रखें और खुली फजा में चहलकदमी भी करते रहें और इस चहलकदमी के दौरान कोरोना से बचाव के लिए इकदाम भी किए जाएं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ जहनी दबाव के बगैर अपनी सरगर्मियां जारी रखें। फिलहाल वो शदीद जहनी दबाव में हैं और अगर इलाज के बगैर वो पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है और जहनी दबाव के माहौल में उनकी बीमारी मजीद खराब होगी। कलसूम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ ज्यादा दबाव में है, दिल के मरीज हैं और कोरोना वबा के सबब उनकी जान भी जा सकती है। उनके डॉक्टर फयाज शवाल ने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि नवाज शरीफ अपनी एंजियोग्राफी होने तक अद्वियात लेते रहें और अगर इस हवाले से कोई सवाल हो तो उनके साथ रब्ता किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुएब आपका। और वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हमारा मुकाबला डाकुओं के टोले से है जो चोरी करके कहते हैं इन्हें एनआरओ दो। ये कहाँ का इंसाफ है? लंदन की सबसे महंगी जगह पर इनके घर हैं। बीबीसी ने इनकी करप्शन पर डॉक्यूमेंट्रीज जारी की। बहावलपुर में कौमी सेहत कार्ड इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा साबका हुकूमतों ने कभी अवाम पर इतना पैसा खर्च नहीं किया जितना ये हुकूमत खर्च कर रही है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अमीर तरीन ममालिक में भी नहीं मिलती। जिधर बड़े डाकू चोरी करे तो आप उसको छोड़ दें और एनआरओ दे दें और गरीब चोरी करे तो उसको जेल में डालें। दुनिया में मकरूज और गरीब मुल्क देख लें जिधर गुर्बत ज्यादा है, हर जगह उधर इसी तरह के डाकू मुल्क के ऊपर बैठ के पैसा चोरी करके मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे होंगे। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में लंदन बैठे हुए हैं। लंदन की सबसे महंगी जगह के ऊपर इनके घर हैं। बच्चों को बार बार भिजवा दिया। जब तक कौम नहीं मिलकर लड़ती कानून की बालादस्ती नहीं कायम होती। कोविड के दौरान पाकिस्तान वो मुल्क था जो टॉप 3 पोजीशंस में 3 साल मुसलसल, सारी दुनिया में वो मुल्क जो ऊपर की 3 पोजीशंस में आया है। 2 सरबराह गुजरे हैं पिछले 10 साल में, इनके भी दुनिया की बड़ी बड़ी मैगजीन्स में, अखबारों में इनके नाम आते थे। इनके ऊपर बीबीसी की दोनों डॉक्यूमेंट्री बनी थी, दोनों सरबराहों के ऊपर, लेकिन वो बनी थी कि इन्होंने किस तरह पाकिस्तान का पैसा चोरी किया, ये कितने करप्ट हैं। इनकी करप्शन की दास्तानें बाहर आती थी। गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक और चीज आने लगी है कि मकसूद चपड़ासी के पास 4 अरब रुपया उसके बैंक अकाउंट में कैसे आ गया। हुकूमत और इत्तेहादियों में फिर दरार। वफाकी वजीर हाउसिंग चौधरी तारिक बशीर चीमा बहावलपुर में होने के बावजूद हेल्थ कार्ड तकसीम करने की तकरीब से गैर हाजिर रहे, जबकि बहावलपुर डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को तकरीब में शिरकत से रोक दिया गया।
मेंबरान ने तकरीब में रोके जाने पर शदीद एहतजाज किया। शदीद एहतजाज के बावजूद तकरीब में शरीक नहीं होने दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है मसले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी। ताहियात नाअहली पर नजरसानी दरख्वास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी हैं। इशू पर एक बार फैसला हो जाए तो नई दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। उधर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भवन का ताहियात नाअहली की दरखास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात पर दिलचस्प तबसरा। कहते हैं एतराज़ ऐसे ही है जैसे पंजाबी की कहावत आटा गूंथते हिलती क्यों है। एहसन भवन ने कहा कि उन पर नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की प्रॉक्सी होने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। यकीन है अटॉर्नी जनरल जमहूरी क़ुव्वतों को सपोर्ट करेंगे। वो तो क्या कहते हैं कि वो पंजाबी में कहते हैं आटा गूंदी हल्दी क्यों है। वो सिद्दीकी साहब आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसी वजह से ये खराबियां हैं हमारे निज़ाम में कि आप छोटी छोटी तकनीकी बुनियाद पे और इसी वजह से शकूक व शबात भी पैदा होते हैं। लोगों के कहने से तो बहुत सारी बातें होती हैं। जी मैं बात अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उन्होंने आप देखें आप वो उन्होंने इस हुकूमत की नौकरी भी तो करनी है। आई बिलीव कि ही विल सपोर्ट द डेमोक्रेटिक फोर्सेस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है यूसुफ रज़ा गिलानी के इस्तीफ़े का ऐलान ड्रामा था। ये हमेशा इसी कुर्सी से चिमटे रहेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी कैसे लीडर ऑफ अपोजिशन बने सब जानते हैं। उनके साहबजादे की खरीदो फरोख्त करते हुए वीडियो सामने आई। नून लीग के साथ पहले भी हाथ हुआ, आइंदा भी होगा। अपोजिशन लीडर खुद को बेखबर और मासूम क्यों जाहिर करते रहे। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मैं समझता हूं एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया जिसका मुझे अफसोस हुआ। बहैसियत एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के मैं समझता हूं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी जात पर नुक्ताचीनी की जिसकी इजाजत मैं समझता हूं कानून नहीं देते। आपको कहा गया कि आपने कार्रवाई को बिल को फैसिलिटेट किया है, अपनी गैर हाजिरी की वजाहतें पेश की। जनाब वाला मैं समझता हूं कि आज ऑपोजिशन के बहुत से हल्के ऐसे हैं जो उन वजाहतों से मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। मौजूदा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए वोटों को खरीद कर। और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का शाह महमूद कुरैशी की तकरीर पर रद्द अमल। वज़ीर ख़ारजा की तकरीर का सेनेट की तौहीन करार दे दिया। कहा कि ये एक वज़ीर ख़ारजा का मयार नहीं कि ऐवान में इस किस्म की गुफ्तगू करे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने माजी के दरीचे खोल दिए। कहा जब वो स्पीकर थे तो शाह महमूद कुरैशी उनके पार्लिमानी सेक्रेटरी थे, आज मुझे ही बातें सुना रहे हैं। तंज करते हुए कहा अगर वो चाहते हैं तो सेनेट में उनकी तकरीर सिर्फ उनके जमात वाले ही सुनते। ये हमारी मेहरबानी है, हमने उन्हें बोलने दिया। Your parliamentary secretary for parliamentary affairs to learn from you. So that was the previous position. अब rules वो तो हमें नहीं समझा सकता, rules समझाने भी थे। तो देखिए मैंने तो सिर्फ कह दिया है कि उन्होंने जो बात की है वो एक फॉरेन मिनिस्टर के लेवल की नहीं थी। नंबर 2 जो मैंने आपको कहा था तो सिर्फ ये कहा मैंने कि उन्होंने एक कंटेम्प्ट किया पार्लियामेंट का और सेनेट का, तो उसके अलावा बाकी जो बात होगी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होगा। मौका मिला ही नहीं क्योंकि चेयरमैन सेनेट चले गए थे अटेंड करके। तो अगर हम चाहते तो हमारी मेजॉरिटी थी, हम उठ के बाद चले जाते तो वेलकम बैक। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने बर्फानी इलाकों में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने से रोक दिया। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है बर्फानी इलाकों में इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन रमजान मुबारक के बाद मई में इलेक्शन की नई तारीख दे। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से गिलियात और कोहिस्तान के मकामी अफराद की जानिब से ये पिटीशन दायर की गई थी। बल्दियाती इंतखाब के हवाले से हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हारून तनोली से। हारून अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मकामी शहरियों की तरफ से ये पिटीशन जो है दायर की गई आज पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद डिवीजनल बेंच में। उसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि यहाँ पर जो बर्फानी इलाके हैं हमने भी वहाँ कंपेन करनी है, बड़े मसाइल हैं। तो इस वजह से इस पर इलेक्शन हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने डिवीजनल बेंच ने इलेक्शन शेड्यूल को कालदम करार दे दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून।
वेलकम बैक। सिंध हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA को हरीम शाह के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने फरीकैन को मार्च के पहले हफ्ते के लिए नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर FIA के तफ्तीशी ऑफिसर को पेश होने का हुक्म भी दिया गया है। हरीम शाह ने वकील के जरिए सिंध हाई कोर्ट से FIA की जानिब से अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ रजू किया था। उन्होंने कहा वो करेंसी से मुताल्लिक वजाहती वीडियो जारी कर चुकी हैं। और इधर सेशन कोर्ट लाहौर में गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत। मीशा शफी एक बार फिर बयान पर जिरा मुकम्मल किए बगैर ही कनाडा वापस चली गईं। मीशा शफी ने एक बार फिर वीडियो लिंक के जरिए जिरा मुकम्मल करने की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी बेटी कोरोना में मुब्तला है। अदालत जिरा वीडियो लिंक के जरिए मुकम्मल करने के अहकाम थे। कोरोना की 5वीं लहर का जोर, 24 घंटे 32 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मजीद 5327 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मजमूई शरह 9.65% रही। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना का फैलाव तेज़ हो गया। मुस्बत केसेस की शरह 27.27% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना की शरह 23.38 रही। पेशावर में शरह 22.52, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 18.21 रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में 17.98, लाहौर में 13.53, इस्लामाबाद में 12% से ज़्यादा रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने घर घर जाकर वैक्सीन लगाने की मुहिम के आगाज़ का ऐलान कर दिया है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं 55,000 से ज़्यादा टीमें घर घर जाकर शहरियों को वैक्सीन लगाएंगी। पहला फेज़ 2 हफ्ते जारी रहेगा। 26,000 शहरी बूस्टर डोज लगवा चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक मशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, बूस्टर डोज लगवाने से इंसान में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी। कोरोना से जान छुड़ाने के लिए वैक्सीनेशन इंतहाई लाजमी है। नौजवानों में मोटरसाइकिलों को खूबसूरत बनाने का रुझान बढ़ने लगा। नई पुरानी मोटरसाइकिलों को मुनफरिद बनाने के लिए रंग बिरंग के डिज़ाइन तैयार कराते हैं, जिससे मोटरसाइकिल और भी खूबसूरत लगने लगती है। सुहेल अब्बास बलोच की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में नई मोटरसाइकिलों को मुनफरिद और खूबसूरत बनाने का ट्रेंड जोर पकड़ने लगा। मंचले नौजवानों का कहना है मोटरसाइकिल नई हो या पुरानी, इसे मुख्तलिफ दिखाई देना चाहिए। मैंने अभी न्यू लिया है बाइक सर, तो इसको मतलब लेमिनेशन करवा रहा हूँ और इसके जो पार्ट्स वगैरह है ना, मतलब कोशिश है कि खूबसूरत लगे। महंगाई भी सर बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी शौक है, करवा रहे हैं। लाइट्स वगैरह लगवा रहे हैं, हारन वगैरह लगवा रहे हैं, लेमिनेशन करवा रहे हैं। मोटरसाइकिलों की फ्रंट बैक लाइट्स, इंजन, साइलेंसर और टैंकी पर लेमिनेशन, लाइटिंग और चमकीले स्टिकर्स लगवाते हैं। दुकानदार कहते हैं योमिया 10-12 मोटरसाइकिलों का काम करके वो 10 से 12,000 रुपए कमा लेते हैं। लोग चैन कवर वगैरह, नंबर प्लेटें, बैक लाइट वगैरह, साइलेंसर बत्ती, रिम पट्टी वगैरह तैयार करवा लेते हैं। बहुत सारा काम करके कोई आमदनी हो जाती है 10-12 हज़ार। दुकानदारों का कहना है मोटरसाइकिलों पर लेमिनेशन कराने से जहां टैंकी और टापे महफूज रहते हैं, वहीं मोटरसाइकिल की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। नौजवानों में मोटरसाइकिल को जदीद स्टाइल में तब्दील करने और इसके पार्ट्स को खूबसूरत बनाने का रुझान बढ़ रहा है। कैमरामैन ख्वाजा फ़हीम के साथ सुहेल अब्बास बलोच, न्यू न्यूज़ लाहौर।